नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य। देखिए, हमने यहाँ पर अपनी बसंत पाठ्य पुस्तिका जो हमारी है उसमें हमने अपने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 8 पाठ हमने पूरे पढ़ लिए हैं। एक तरह से हमारा हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनको मैं अभी और करवाऊंगी आप लोगों को, और उसके बाद हमारा जो है कोर्स काफी हद तक आगे चला जाएगा। तो जितना आपने अभी तक करा है अपनी बसंत पाठ्य पुस्तिका में उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें और एक बार सारे चैप्टर्स को चेक कर लें। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी चैप्टर से रिलेटेड तो उसे जरूर क्लियर करें। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं फिर से अपने हिंदी व्याकरण को, और हिंदी व्याकरण में अभी तक केवल हमने यहाँ पर जो शुरुआती हमारा चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण, वो हमने यहाँ पर पढ़ा था। और भाषा, लिपि और व्याकरण में हमने भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा, जिसमें हमने अंत में व्याकरण की परिभाषा पढ़ी। और व्याकरण की परिभाषा में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान एवं शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये हमारे व्याकरण की परिभाषा है। अब देखिए, व्याकरण के 3 प्रमुख अंग मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, वाक्य विचार, शब्द विचार और सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 आपके अंग मुख्य जो बताए थे मैंने व्याकरण के, जिसमें वर्ण विचार जो है इसमें हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं ये बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है, और वर्णों के आकार, वर्णों की आकृति, वर्णों के बनावट, वर्णों के उच्चारण पर हम इस पूरे इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, यानी कि किस तरह से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, किस तरह से वर्णों की आकृति होती है, किस तरह से वर्णों की बनावट होती है, ये सारी चीजों में हमने डिस्कस किया था वर्ण विचार में। और वर्णों के भेद भी मैंने यहाँ पर बताए थे आपको, जिसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, यदि आप सभी को याद हो तो, और आपने नोट भी किया होगा अपनी नोटबुक में। उसके बाद हमने अपना दूसरा टॉपिक यहाँ पर लिया था शब्द विचार। शब्द विचार में मैंने बताया था कि किस तरह से शब्द का निर्माण किया जाता है, शब्द के एक तरह से प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, और कैसे कैसे शब्दों की बनावट होती है और रचना कैसे की जाती है शब्दों की, तो ये सारी चीजें मैंने आपको शब्द विचार में पढ़ाई थी। और इसमें भी मैंने आपको शब्दों के भेद बताए थे। 2 आधार पर हमने शब्दों के भेद करे थे, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और साथ ही रचना या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, जो अर्थ के आधार पर था उसमें बहुत सारी चीजें थी कि रचना, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी आपके शब्द भेद में। ठीक है, और उसमें जो मेन चीज थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों के भेद, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया था व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक तरह से 8 भेदों में बांटा, 8 भेदों में बांटा हमने व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को, और फिर हमने उनको 2 अलग अलग भागों में एक तरह से डिवाइड किया। 2 अलग अलग भागों में हमने उसको बांटा, जिसमें मैंने आधे जो 4 भाग थे, जो कैसे भाग थे, जो परिवर्तनशील भाग थे, जो चेंज हो जाते हैं, उनको मैंने कहा विकारी, और जिनमें चेंज नहीं आता उनको मैंने कहा अविकारी। समझ आया सभी को? कुछ याद आया कि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें हमने नोट की हैं। तो यहाँ पर जब मैंने शब्दों को 2 भागों में बांटा था, यानी कि जो 8 भाग थे व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, उनको जो 2 अलग अलग भागों में बांटा था, तो आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको नाम बता दिया कि एक भाग था विकारी और एक भाग था अविकारी। तो विकारी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे और अविकारी के अंदर कौन कौन से टॉपिक थे?
जीआईसी कुनेला खेत, फटाफट माइक लेंगे बच्चा। जीआईसी कुनेला, यस यस। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 7th के बच्चे हैं आप? मैम हम क्लास 12th के बच्चे हैं। ओके मैम हम यहाँ क्लास, हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं, बाहर बारिश हो रही थी। ओके हमारे ओके पास ओके, हॉल नहीं है, इसलिए हम यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए बैठे। कोई बात नहीं। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। क्योंकि हिंदी जो है, देखिए लास्ट हमने 14 जो हमारा सितंबर लास्ट डे जो हमारा था कल, इसमें हमने हिंदी दिवस भी मनाया है। हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसको एक तरह से हम कभी भी कहीं पर भी, बैठ जाइए बच्चा, कभी भी कहीं पर भी हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। इसमें हम जितना सीखें, जितना जाने, जितना पढ़ें, जितना लिखें, उतना ही ज्यादा हमें एक तरह से ज्ञान होगा, उतना ज्यादा हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जब हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक व्याकरण के 3 अंगों का, जो दूसरा अंग है शब्द विचार, उसमें मैंने आपको बताया कि शब्द के एक तरह से भेद दो, पहले मैंने एक तरह अलग तरह से भेद बताए कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद क्या होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद क्या होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद क्या होते हैं, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद क्या होते हैं। और उसके बाद जो हमने दूसरा पढ़ा था वो था व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्द भेद, जिसमें हमने जाना कि जितने भी हमारे शब्द हैं हिंदी में, उन सभी शब्दों को हमने 8 भागों में बांटा। जितने भी शब्द हैं हमारी हिंदी में, हमने उन्हें 8 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने बांटा संज्ञा, दूसरा हमने बांटा सर्वनाम, तीसरा हमने बांटा क्रिया, चौथा हमने बांटा विशेषण, फिर हमने बांटा क्रिया विशेषण, फिर हमने बांटा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इस तरह से टोटल 8 भागों में हमने बांटा हिंदी के सारे जितने भी शब्द हैं उन्हें। और फिर क्योंकि 8 को एक साथ समझना बहुत ज्यादा कठिन था, इसीलिए इनको भी हमने 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 भागों को रखा विकारी और 4 भागों को रखा अविकारी। विकारी में रखा जो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे संज्ञा शब्द चेंज हो जाता है। अगर आपका नाम गीता है तो जो बॉय होगा उसके लिए नाम होगा रमेश, ठीक है। इसी तरह से सर्वनाम शब्द भी परिवर्तनशील है। मेरे लिए यानी कि एक इंसान के लिए मैं, और बहुत सारे लोगों के लिए हम, तो ये किस आधार पर चेंज हो रहे हैं? लिंग, वचन और किसके आधार पर? कारक के आधार पर। लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो चेंज हो जाते हैं, काल के आधार पर जो चेंज हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं विकारी। तो ऐसे ही विशेषण शब्द भी है। अगर मैं कहूं मोहन अच्छा लड़का है, और फिर तो यहाँ पर अच्छा शब्द प्रयोग होगा, लेकिन अगर मैं लड़की के लिए कहूं तो गीता अच्छी लड़की है, तो अच्छी शब्द जो है वो भी परिवर्तित हो चुका है। तो ये और क्रिया तो खैर अपने आप चेंज होती है कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जो चेंज हो जाते हैं किसके आधार पर? लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर। तो जो चेंज हो जाते हैं वो विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, वो अविकारी, ठीक है। अविकारी जैसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा मैं व्यायाम करता हूं, लेकिन मैंने कहा मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। अब ये प्रतिदिन शब्द आप चाहे लड़की के लिए लगाओ, चाहे लड़के के लिए लगाओ, चाहे एक वचन के लिए लगाओ, चाहे बहुवचन के लिए लगाओ, चाहे प्रथम पुरुष के लिए लगाओ, चाहे मध्यम पुरुष के लिए लगाओ, ये एक जैसा रहेगा हमेशा। तो ऐसे शब्द जो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर, उन्हें कहते हैं अविकारी। तो ये टॉपिक मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था क्लास 7th में। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है उन्हें पता होगा। और आज हम अपना यानी कि व्याकरण का तीसरा अंग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, वाक्य। और ये जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ये केवल इंट्रोडक्टरी, यानी कि केवल यहाँ पर एक तरह से आपका परिचय करवाऊंगी कि क्या है वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसके नोट डाउन भी करते रहें। वाक्य किसे कहते हैं? क्लास 7th के बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है,
तो दो या दो से अधिक पदों। अब देखिए फिर एक नया यहाँ पर शब्द आया, पदों। अब इसको पद क्यों कहा, ठीक है, देखिए अब इसको पद क्यों कहा, दो या दो से अधिक पदों। जो शब्द होता है ना, शब्द को ही पद भी कहा जाता है, शब्द को ही पद भी कहा जाता है। अब ये क्लास 12th वालों को मुझे लगता है जरूर पता होगा कि पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं ये जरूर पता होगा। किसी को नहीं पता? शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर मैंने शब्दों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा वो भी एक रीजन है कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं, ठीक है, जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। नोट करेंगे परिभाषा लिखकर कि वाक्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो पद शब्द प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है, जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। व्याकरणिक नियम क्या है? अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये है व्याकरणिक नियम, ठीक है, ये है व्याकरणिक नियम। यानी कि आप देखेंगे एक जो सेंटेंस, एक जो वाक्य लिखा होगा उसमें संज्ञा भी होगा, सर्वनाम भी होगा, क्रिया भी हो सकता, क्रिया भी होता है, विशेषण भी हो सकता है, कारक भी हो सकता है, संबंध बोधक शब्द भी हो सकता है, समुच्चय बोधक शब्द भी हो सकता है, विस्मयादि बोधक शब्द भी हो सकता है। तो इसीलिए जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और उसी व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द को पद कहते हैं, ठीक है। जब शब्द एक तरह से वाक्य में बंध जाता है तो उसे पद कहते हैं, व्याकरणिक नियमों से जब वो बंध जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर क्या दिया है, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, साफ साफ हमें समझ आ रहा है कि लिखा है सत्य की विजय होती है। तो ये है वाक्य की परिभाषा, ये है वाक्य की परिभाषा, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये क्लियर हुआ सभी को, वाक्य किसे कहते हैं, क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, ठीक है। एक है जब मैंने कहा वाक्य तो आपको समझ आया कि यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरा वाक्य है, ठीक है। जब मैंने शब्द कहा वाक्य तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर पूरा वाक्य लिखा गया है, तो वो है आपका वाक्य। लेकिन जब मैंने कहा वाक्यांश, ठीक है, जब मैंने कहा वाक्यांश क्या होता है, अब देखिए शब्दों के ऐसे समूह, शब्दों के ऐसे समूह, ये आप नोट कर सकते हैं। क्लास 7th के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो रफ नोटबुक में नोट करें, चाहे वो फेयर नोटबुक में नोट करें, नोट करेंगे जरूर, ठीक है। शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है, ठीक है। अब क्योंकि वो शब्द का ही आधा भाग है, शब्द का ही अंश है, इसीलिए उसको हमने वाक्यांश कहा है। तो यहाँ पर
हमने कहा शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है परंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, परंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के लिए दरवाजे पर। अब देखिए यहाँ पर अर्थ तो समझ आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। लेकिन अब देखिए मैंने कहा दरवाजे पर, तो पूरा अर्थ समझ नहीं आ रहा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं दरवाजे पर कौन खड़ा है तो तब आपको पूरा अर्थ समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कहा कि दरवाजे पर, तो अर्थ समझ आ रहा है लेकिन पूरा अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? वाक्यांश है। क्या है? वाक्यांश। कोने में, ठीक है, कोने में गुलदस्ता रखा है, ठीक है, इतना अगर मैं कह दूं तो ये आपको पूरा अर्थ समझ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर कोने में कहूं तो फिर आपको पूरा अर्थ समझ नहीं आएगा, केवल समझ आएगा कि हाँ कुछ लिखा है। उसके बाद आता है वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे एक बिल्ली बैठी है, अगर मैं ये कहूं तो आपको पूरा अर्थ समझ आएगा, लेकिन केवल अगर इतना लिखें कि वृक्ष के नीचे तो आपको पूरा पूरा अर्थ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ तो समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन पूरा अर्थ समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए वृक्ष के नीचे इतना कह दिया तो ये तो समझ आ रहा है कि पेड़ के नीचे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाक्य हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वाक्य हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने इसे वाक्यांश कहा, जिससे हमें अर्थ तो समझ आता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ समझ नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए इसे वाक्यांश कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वाक्यांश किसे कहते हैं। और मैंने कहा कि जितना जितना आप ये छोटी छोटी चीजें जो है देख रहे हैं, इन्हें आप नोट डाउन करते रहें। और उसके बाद आता है यहाँ पर वाक्य के तत्व, ठीक है, वाक्य के तत्व। और इसमें आपका एक और आता है, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य भी आपका एक शब्द आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, वाक्यांश, तो इसी तरह से आपका उपवाक्य भी यही होता है, यानी कि इसमें कुछ आपके एक तरह से प्रधान उपवाक्य होते हैं और कुछ आपके आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर उपवाक्य कह के भी यहाँ पर देखते हैं। तो उपवाक्य मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी यहाँ पर। और उसके बाद आता है कि वाक्य के अंग या तत्व। तो यहाँ पर तत्व शब्द दिया गया है, आप अंग शब्द भी लिख सकते हैं, वाक्य के अंग, ठीक है। तो वाक्य के अंगों में मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, वाक्य के अंग। अब अंग के साथ यहाँ पर आप भाग भी कह सकते हैं, अंग के साथ आप यहाँ पर भाग भी कह सकते हैं। तो किसी भी वाक्य के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं वो देखिए, उद्देश्य और विधेय। पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय, ठीक है। पहला भाग क्या है? उद्देश्य और दूसरा भाग है विधेय, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी जो अंग है, हम वाक्य है, हमने कहा उसके 2 भाग होते हैं, 2 अंग होते हैं, 2 तत्व होते हैं, 2 तत्वों से मिलकर वाक्य बना होता है, ठीक है। तो पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो पहला उद्देश्य देखिए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो आपका उद्देश्य है, जिसके बारे में भी बात की जाए, ठीक है। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। तो मैंने कहा उद्देश्य,
उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? अध्यापिका के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अध्यापिका क्या है? इस वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, अब इसी की तरह यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, देखिए, मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है। जो मोहन शब्द है वो क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। इस वाक्य का उद्देश्य मोहन है, क्योंकि बात की जा रही है मोहन के बारे में। बात किसके बारे में की जा रही है? मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो मोहन है आपका उद्देश्य। ठीक है, मोहन उद्देश्य है। अब लेकिन दूसरा क्या है? और जो बात की जाए। पहला है जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, दूसरा हमने कहा और जो बात की जाए उसे कहते हैं विधेय। जैसे उदाहरण के लिए मोहन, तो मोहन हो गया उद्देश्य, प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन के बारे में क्या बात की जा रही है? मोहन के बारे में बात की जा रही है कि मोहन जो है प्रयाग में रहता है। कहाँ रहता है? प्रयाग में रहता है। तो इस तरह से इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। क्लियर हुआ उद्देश्य और विधेय? क्लियर हुआ आप सभी को उद्देश्य और विधेय? तो हैंड रेज करके आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि हाँ मैम समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। समझ आया अभी तक आपको जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा? समझ आया? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो भी चीजें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी जो ये क्लास चल रही है ये केवल इसलिए नहीं चल रही कि ये मेरा काम है। क्लास इसलिए चल रही है कि ताकि आप भी कुछ सीखें, आप भी कुछ पढ़ें, क्योंकि आप जब घर से आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि आप आज विद्यालय में कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकर अगर कोई चीज समझ में आती है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्स कीजिए, और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि जो समझ में आएगी तो उससे क्या होगा कि हम आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। और हमारे अंदर भी आप लोगों से एक तरह से इंटरेक्शन जब होगा हमारा, जब आप लोगों की बातें हमें पता चलेंगी कि आप लोग समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, तो फिर एक तरह से तरीका भी चेंज होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें। और अगर नहीं समझ में आती है तो भी आप क्लियर कीजिए कि मैम जो आपने पढ़ाया वो समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए जरूर, चाहे आपका माइक काम कर रहा हो या ना, पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही होती है कि आप अपना माइक भी बिल्कुल रेडी रखें। लेकिन अगर माइक काम नहीं भी कर रहा है, आप अगर सुन भी पा रहे हैं तो आप हैंड रेज करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने वाक्य के दो अंग या वाक्य के दो तत्वों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा उद्देश्य और विधेय दो मुख्य तत्व हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर और देती हूँ जिसको आप क्लियर करेंगे। राम बाजार जा रहा है। कौन बताएगा मुझे कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? कौन बताएगा? राम बाजार जा रहा है, मैं उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? केवल हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन बताएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। और देखिए यहाँ पर कुछ भी अलग कहने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं कि जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य और जो बात की जाए वो विधेय। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? यहाँ पर उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाक्य लिखा है उसमें लिखा गया है राम बाजार जा रहा है। तो बात किसके बारे में की जा रही है? राम के बारे में की जा रही है, इसीलिए राम इस वाक्य का उद्देश्य है और बाजार जा रहा है इस वाक्य का विधेय है। तो सबको क्लियर हो गया उद्देश्य और विधेय में अंतर। तो इस तरह से 3 उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं।
3 एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इसके बाद वाक्य के भेद, सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर आता है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य को जानने के लिए। अब देखिए ये भेद क्यों किए जाते हैं? भेद यानी कि उनको डिफरेंशिएट करना, उनको अलग अलग भागों में बांटना। तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है जानने के लिए कि ये किस तरह का वाक्य है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसीलिए इनके भेद किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से इसके भेद किए जा रहे हैं। एक किया जा रहा है अर्थ के आधार पर, यानी कि हमने वाक्य पढ़ा और उसके बाद हम उसके अर्थ को समझ रहे हैं और उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये वाक्य कौन सा है, ठीक है। और दूसरा है रचना के आधार पर, यानी कि इस वाक्य की एक तरह से कैसे इस वाक्य की रचना की गई है, कैसे इस वाक्य को बनाया गया है, ठीक है। तो 2 आधार पर यहाँ पर वाक्य के भेद बताए गए हैं। पहला है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। किसी भी वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को। और वैसे आपकी जो क्लास 7th है उसमें जितना आपका सिलेबस है उसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ही आपका टॉपिक हो सकता है। रचना के आधार पर भी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, यानी कि हम किसी भी वाक्य को पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है और आखिर ये किस तरह का वाक्य है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद में जो आपका सबसे पहले आता है वो है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद किए गए हैं। तो सबसे पहले जिसने इसकी खोज की, जिसने इसको पढ़ा, जिसने इसको जाना, तो उसने जितने भी वाक्य थे अलग अलग उनको समझा और उस हिसाब से बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने बताए? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। 8 भेद होते हैं। तो कैसे पता चला? क्योंकि उसने जब अलग अलग तरह के वाक्यों को पढ़ा, कहीं पर देखा कि वाक्य सामान्य तरीके से बोला जा रहा है तो उसे कह दिया विधान वाक्य। कहीं पर देखा कि आज्ञा दी जा रही है, कोई प्रार्थना की जा रही है तो उसे कह दिया आज्ञार्थक या आज्ञावाचक। कहीं पर देखा कि प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है तो उसे कह दिया प्रश्नवाचक। कहीं पर कहा कि निषेध का बोध हो रहा है, यानी कि नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे तुम ये मत खाओ, ठीक है। तो जहां पर निषेध प्रकट किया जा रहा है तो उसे कहा निषेधवाचक, ठीक है। इसी तरह पर कहीं पर इच्छा, आशा, मनोकामना, आशीर्वाद का भाव अगर कहीं पर प्रकट हो रहा है तो उसे कहा इच्छावाचक, ठीक है। और कहीं पर संदेह हो रहा है तो उसे कहा संदेहवाचक। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक में वाक्य जो है 8 भागों में बांटे गए हैं, वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है और 8 अलग अलग तरह की परिभाषाएं आपको मैं बताऊंगी और 8 अलग अलग तरह के यहाँ पर वाक्य हम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई आपका आज्ञावाचक होगा, कोई आपका इच्छावाचक होगा, कोई आपका संदेहवाचक होगा, कोई आपका प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो वाक्य होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे और उसी को कहा यहाँ पर कहा गया है अर्थ के आधार पर। यानी कि जब हमने वाक्य को पढ़ा, समझा, उसके बाद हमें पता चला कि ये वाक्य कौन सा है। जैसे आपका पहला यहाँ पर टॉपिक आता है विधानवाचक, ठीक है। 8 भेदों में पहला जो भेद है वो है विधानवाचक। तो विधानवाचक वाक्य क्या है, किसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य? जिन वाक्यों में क्रिया के, आप देखिए जिन वाक्यों में क्रिया के, अब यहाँ पर एक शब्द मैं लिखती हूं आपके लिए, सामान्य
रूप से। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से करने या होने की सूचना मिले, जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से करने या होने की सूचना मिले उसे कहते हैं विधानवाचक। कोई भी वहां पर ना तो इच्छा प्रकट की जा रही है, प्रश्न किया जा रहा है, निषेध प्रकट किया जा रहा है, संदेह जताया जा रहा है, इच्छा जताई जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है। केवल और केवल जहां हमें दिख रहा है कि वाक्य में क्रिया सामान्य तरीके से हो रही है उसे हमने कह दिया विधानवाचक। क्या कहा? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, इसको भी नोट करेंगे, साथ में करेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के ब्रैकेट में लिख सकते हैं सामान्य रूप से करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश ने दूध पिया, राकेश ने दूध पिया। वर्षा हो रही है। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि जहां पर आपको लगे कि कोई ऐसा अलग से कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर सामान्य रूप से वाक्य को बोला गया है, इसीलिए ये आपका निषेधवाचक वाक्य है, सॉरी विधानवाचक वाक्य है। समझ आया सभी को? तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज जो है सबसे पहले हमने वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी और साथ ही इसके बाद हमने वाक्यांश किसे कहते हैं ये जाना और उसके बाद हमने यहाँ पर वाक्य के भेद कितने होते हैं वो आपको बताए और जिसमें मैंने आपको कहा कि वाक्य के भेद हम दो आधार पर करते हैं और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा विधानवाचक वाक्य। तो आज हमने जो काफी सारी चीजें पढ़ी हैं इन्हें घर पर एक बार रिवाइज करें, चाहे तो इन्हें नोटबुक में जो फेयर नोटबुक है उसमें भी नोट डाउन करें और बाकी कोई भी डाउट यदि इस टॉपिक पर हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।